गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रामवर्धन बटेसर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद बटेसर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कल एक मुहिम स्टार्ट की थी कक्षा 10 की मैथ। कल पढ़ी थी हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। उसके आगे आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, या कि वस्तुओं को गिनने के लिए इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। वैसे पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो वो बन जाती है अपनी पूर्णांक संख्या। यहाँ तक कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा p व q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो कौन सी होगी? परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा p व q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2/3, 5/7 या -3/4, -3/-5। तो ये हमने क्या लिखा? p बटा q के रूप में, कि भिन्न के रूप में हो गए। p और q पूर्णांक हो, यानी 2 भी पूर्णांक संख्या होती है और 3 भी। वैसे 5 भी पूर्णांक और 7 भी, 3 भी पूर्णांक और 4 भी पूर्णांक। और एक और अगर मैं 2 लिखता हूँ, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके नीचे में जैसे 1 लगाऊंगा, एक भिन्न के रूप में हो गई p बटा q के रूप में। p इसमें 2 भी पूर्णांक हो और ये भी एक भी पूर्णांक है, तो 2 भी ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। जैसे -3 हो गया, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे आगे अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ ली परिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे क्या? अपरिमेय। परिमेय संख्या की उल्टी कौन सी होती है? यानी जो परिमेय संख्या के अलावा बच गई ना, वो सभी किसमें आ जाएगी? अपरिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा p व q पूर्णांक होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2 या √3, √5 या पाई, ये सब क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। यानी जो भी वर्गमूल के अंदर जो संख्याओं का वर्ग नहीं होता ना, वो सभी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे √7 हो गई, √11 हो गई, √6 हो गई, ये सभी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या हो गई और परिमेय संख्या की। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के हमने पढ़ ली परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक जो अपना चैप्टर है, उसमें
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्लस अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का वर्ग। हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। उन सभी को भी चार्ट के थ्रू समझाएंगे तो सभी समझाएंगे। तो देखो हमारी बात होती है संख्या। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर और एक काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को आइट्रा से लिखते हैं जिसका मान होता है √-1। वास्तविक संख्या का दो भाग हो गए, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ी थी कि परिमेय संख्या दो, अपरिमेय संख्या और क्या थी? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या से बनेगी एक तो पूर्णांक संख्या और एक दशमलव संख्या। फिर पूर्णांक संख्या में हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या जो पूर्णांक हो जाती, तो पूर्णांक से निकल गया अभी पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर देते तो अपने क्या मिलती है? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में कौन सी थी? सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ये सभी संख्या कैसी होती है? प्राकृत संख्या। ठीक है ना? इसी सीरियल नंबर से याद होता है कि यानी वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय संख्या को एक तो दशमलव संख्या से लिख सकते हैं और एक पूर्णांक संख्या में लिख सकते हैं। फिर पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या में लिख सकते हैं और ऋणात्मक संख्याओं में लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या किसमें? 0 को शामिल करके प्राकृत संख्या में लिखी जाती है। हम पढ़ेंगे, हम पहली प्रश्नावली के उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण देख रहे हैं, यानी 6 और 20 का HCF व LCM याद कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड करो। पहले किसका भाग देंगे? 2 का कितनी बार देगा? 3 का। अब 2 का तो नहीं जा रहा है इसमें, किसका देंगे? 3 का। कितनी बार देगा? 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगी? 2 गुणा 3। इसी तरह 20 के निकालेंगे। 20 के क्या होंगे? 10। फिर 2 का देंगे, कितनी बार देगा? 5 बार। फिर 5 का देंगे, कितनी बार देगा? 1 बार। तो 20 के क्या हो गए? 2 गुणा 5। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हो जाएगी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की निम्नतम घात। यानी कि इनमें दो या तो 2 की घात 2 देंगे या 5 की घात 1। तो इसमें क्या लेंगे? जिसकी कम घात होगी वो लेंगे और दोनों उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। और एलसीएम होता है सभी अभाज्य संख्याओं के संबंधित सभी अभाज्य संख्याओं की हाईएस्ट घात। तो इसमें हाईएस्ट घात 2 की घात कितनी है? 2। फिर हो जाएगा 3, फिर 5। 2 की घात 2 को लिखते हैं 4 गुना 3 गुना 5। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 12 पंजो 60। तो लहसा तो कितना? एचसीएफ तो कितना है? 2। और एलसीएम कितना गया? 60। यह अपना उदाहरण नंबर हो गया 2। ठीक है ना? इसी तरह उदाहरण नंबर लिखे 3। एचसीएफ क्या होता है? कि संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की निम्नतम घात। ये कौन सा हुआ है? एचसीएफ। जैसे हमने 6 और 20 का देखा था, 6 का 2 3 बार और 1 बार। जैसे 20 का क्या देखा था हमने? कितनी बार देगा? 10 बार।
फिर 2 का 5 बार, 6 का तो क्या होगा 2 गुणा 3, और 20 का क्या होगा 2 की घात 2 और 5, उपनिष्ठ की और 2 ये, इसमें इसकी पावर 1 है। निम्नतम वाला देना है, ना कि उच्चतम घात वाला। निम्नतम घात कितनी है 1, तो 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। LCM कहता है संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ऐसे में सबसे छोटी घात लेते हैं, वो भी किसकी, केवल उपनिष्ठ गुणनखंडों, और इसमें प्रत्येक की लेनी है में, और वो भी कौन सी लेनी घात, बड़ी घात। जैसे हम देखते हैं 15 और 9, किसका देखते हैं 15 में किसका बार 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का, कितने बार जाएगा 5 बार, 3 का 15 में कितने बार 5 बार, कितना 1। ऐसे इसमें कितने बार जाएगा 3 बार, तो 15 3 गुणा 5, इसमें 3 की पावर 2। तो हमने क्या लिखा, संख्याओं के संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो इसमें प्रत्येक की, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3 की घात 2, और इसमें कितनी है 5 की घात 1, 3 की घात 2 का मान कितना 9 गुणा 5, यानी इसका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। LCM हमने 1.1 का क्वेश्चन है कि निम्न की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने पहला और तीसरा लिया है। ठीक है ना। पहला क्या करते हैं 140 का, तो सबसे पहले किसका भाग लेंगे 2 का, सबसे छोटी संख्या थी 2, तो 14 में 7 का 0, फिर किसका 2 का देंगे, कितनी बार 35 बार, कितनी बार जाएगा 35 बार। 35 में 3 का नहीं जाता, उसके बाद में किसका देंगे 5 का, 5 का कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 का 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, ये हो जाएगा 140 का। इसी तरह करेंगे हम 3825 का। पहले हम इसका भाग देंगे 2 का, कि 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है। इसका देंगे 3 का, 3 का देंगे 5 और 2 7, 7 और 5 8 15, 15 और 3 18, 18 कितना 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, कितने बार जाएगा 1 बार, 8 में कितने बार 2 बार, 2 बच गए 22 में 7 बार, 1 बच गए 5 बार। अब इसमें भी किसका देगा 3 का, कितनी बार देगा 4 बार, 2 बार, 1 बच गए 5 बार। अब 3 का नहीं जा रहा, अब देंगे 5 का, 5 का तो 8 बार, 8 में 40 बच गए तो 5 बार। फिर भी क्या इनमें 5 आ गए तो किसका देगा 5 का 2, 1 बार और 7 बार। 17 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो किसका रहेगा जाएगा 17 का। तो 138 के क्या 3825 के क्या बन जाएंगे अपने गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी कि इसको लिखते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। ठीक है ना। इसी तरह बाकी बच गए वो आप खुद निकालना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज का इतना ही, अब पढ़ेंगे कल। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को और भेजो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, उनका भला होगा। हम फ्री में वो मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए, और हम परीक्षा से पहले ये चाहेंगे कि आपका पूरा सिलेबस हो जाए, और हर क्वेश्चन हर उदाहरण पूरा क्वेश्चन कराएंगे, पूरा उदाहरण कराएंगे, और आपको हर 7 दिन का पढ़ाएगा, हर संडे को रिवीजन भी कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।